तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है सिटाडेल डियाना और ये सिटाडेल यूनिवर्स की दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज वही है जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी और उस सीरीज का भी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआत में हम डियाना को देखते हैं जो कि एक सिटाडेल एजेंट है और सिटाडेल एक सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं कि डियाना किसी को गोली मार देती है और उसके बाद वो अपने मुंह में रुमाल रखकर खुद के हाथ में गोली मारती है और फिर उस रुमाल को अपने हाथ में बांध लेती है और अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। ये समय है 2030 का और हमें मिलान शहर दिखाया जाता है। वहां हम डियाना को देखते हैं जो अपने गाड़ी में होती है और न्यूज से हमें पता चलता है कि पूरे शहर में सेफ जोन बनाया गया है। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने सिटी काउंसिल पर इल्जाम लगाया है कि वो पब्लिक सेफ्टी प्लान का फायदा उठाकर शहर में मिलिट्री का कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही ज्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं और सभी लोग मार्च करते हुए मेयर के ऑफिस की तरफ जाएंगे। इसके बाद डियाना पहुंचती है मैंटिकोर इटली हेडक्वार्टर। वो है तो एक सिटाडेल एजेंट लेकिन वो और एक सीक्रेट सर्विस मैंटिकोर के लिए काम करती है, मतलब कि वो एक डबल एजेंट है। वो अपने साथी लूका से मिलती है जो भी एक मैंटिकोर एजेंट है। खैर दोनों अंदर जाते हैं और वहां उन्हें मटियो नाम का आदमी मिलता है जो बताने लगता है कि मामला बहुत सीरियस है। उन दोनों को दूसरे मैंटिकोर एजेंट्स पर नजर रखने का काम दिया जाता है। आज फाउंडर की मीटिंग होने वाली है और वहां पर एक और सीक्रेट मीटिंग भी होगी जो होगी मैंटिकोर जर्मनी और फ्रांस और इटली के बीच, और उन्हें जर्मनी और फ्रांस का राज जानना जरूरी है। डियाना कहती है क्या हम अपने ही लोगों पर जासूसी करेंगे। मटियो उसे समझा देता है कि फिलहाल तुम्हें उस मीटिंग में जाना जरूरी है लेकिन तुम्हें उस मीटिंग में दखल नहीं देना है। जो होता है वापस आकर मुझे रिपोर्ट करना। जाने से पहले वो दोनों एजेंट्स को ट्रैकिंग डीएक्टिवेट करने को बोलते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं जानी परिवार से जो कि पूरे यूरोप का एक जाना माना पावरफुल फैमिली है और उनका यूरोप में सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चर कंपनी है और मैंटिकोर इटली उनके कब्जे में है, मतलब कि उस सीक्रेट सर्विस को वही कंट्रोल करते हैं। उस कंपनी को चलाते हैं बाप बेटे। बाप का नाम है एतोरे और बेटा है एडो और वो सभी लोग एक ऐसा हथियार बनाते हैं जो दिखता तो कुछ है लेकिन है कुछ और ऐसे हथियार को डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। एतोरे कहता है कि इस वेपन का प्रोडक्शन शुरू कर दो क्योंकि हमें और क्लाइंट्स चाहिए। उन्हें कोई ऐसा क्लाइंट चाहिए जो भरोसे का हो। पता चलता है वो लोग आर्मी को भी हथियार सप्लाई करते हैं। एतोरे अपने बेटे को बोलता है मीटिंग में चलने के लिए, वही सीक्रेट मीटिंग जिसके बारे में डियाना को बताया गया था। डियाना अपने आंख में एक लेंस लगाती है और उसके बाद वो लोग मतलब के डियाना और लुका पहुंचते हैं अपने लोकेशन पर जो कि इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। रास्ते में लूका बताने लगता है कि वो सुपरमार्केट में एक लड़की से मिला था और इसीलिए वो सोचता है कि वो जासूसी वाले काम से निकल जाएगा। उसे यह काम करने का मन नहीं, वो आजाद होना चाहता है। डियाना कहती है मगर हम ये काम छोड़ भी तो नहीं सकते क्योंकि 281 नाम के एक एजेंट था, उसने भी मैंटिकोर छोड़ने का सोचा था लेकिन उसे मार दिया गया और पूरे परिवार को भी। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं डियाना और उसकी बहन सारा को। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके मॉम डैड आने वाले थे। अब आखिर में डियाना खुद को मैंटिकोर से डिस्कनेक्ट कर लेती है और आखिर में वो सभी लोग मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं जो कि फ्रेंच, जर्मन्स और इटली के बीच होने वाली है। वहां पर जानी बाप बेटे भी आते हैं। फ्रांस के तरफ से सेसिल और जर्मनी के तरफ से वुल्फ गैंग आया होता है। मीटिंग में सिर्फ यही 4 लोग हैं और वुल्फ गैंग एतोरे से कहने लगता है कि मैंटिकोर इटली पर और भी पाबंदी लगाई जाएगी, जैसे कि उन्हें किसी भी मुद्दे पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा और वो मैंटिकोर के ग्लोबल स्ट्रेटेजी में कोई भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे अगले 3 साल तक। कारण ये है कि इटली के गलत डिसीजंस के वजह से सिचुएशन काफी खराब हो गया है। आसपास के देश काफी रिस्क में आ गए हैं। एतोरे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बस इसीलिए है क्योंकि किसी ने सिटाडेल को खत्म कर दिया है। एतोरे इन सारे फैसलों से खुश नहीं था। डियाना और लुका चारों तरफ नजर रखते हैं और उन्हें समझ आ गया था कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाहर में उन्हें 2 एजेंट देखने को मिलते हैं, उनमें से एक जर्मन और एक फ्रेंच है और वो सभी लोग एक वेपन के बारे में बात कर रहे थे जो काफी खतरनाक है। डियाना बिना वक्त गवाए एक बंदूक निकालती है और चुपके से गोली चला देती है जिससे कि ना के बराबर आवाज निकलती है और फ्रेंच एजेंट मारा जाता है और जर्मन एजेंट भागने लगता है। डियाना उस एजेंट पर ताबड़तोड़ गोली चलाती है मगर जर्मन एजेंट वहां से भाग निकलता है। लूका डियाना पर चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें कहा गया था ना कि सिर्फ नजर रखना है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उस जर्मन एजेंट का पीछा करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सेसिल एडो को समझाने की कोशिश करती है कि डिसीजन लेना जरूरी है। बताती है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा किस तरीके से एजेंसी चला रहे हैं, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। सेसिल उसे समझाती है कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए और दोनों मिलकर
मिलकर मैंटिकोर यूरोप का भविष्य बदल सकते हैं। तुम्हें तो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था, इससे बड़ा और क्या होगा। मगर एडो अभी कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ से जर्मन एजेंट भाग चुका था। इस बात से लूका डियाना पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। कहने लगता है कि अब हम वापस हेडक्वार्टर कैसे जाएंगे, क्या जवाब देंगे। डियाना कहने लगती है कि वो दोनों एजेंट किसी हथियार के बारे में बात कर रहे थे जिस पर वो दोनों 8 साल से काम कर रहे हैं, और अगर वो ये दोनों बात हमसे सीक्रेट रखना चाहते हैं, मतलब कि फ्रांस और जर्मनी इस हथियार को हमारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लूका डियाना के ऊपर बंदूक तान देता है क्योंकि अगर वो उसका साथ देगा तो एजेंसी की तरफ से उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। मगर डियाना उसे लड़ने लगती है और आखिर में वो अपने ही पार्टनर लूका के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है, और उसके बाद वो अपने हाथ पर गोली मारती है और अपने गाड़ी से वहां से निकलती है। एडो मीटिंग के बारे में अपने डैड से बात कर रहा था और उनसे कहने लगता है कि आपको पहले से ही पता था मीटिंग में क्या होने वाला है, इसीलिए आप मुझे वहां ले जाना चाहते थे। एतोरे को मटियो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उनके मिशन में एक प्रॉब्लम हो गई है। उनके एक एजेंट ने एक फ्रेंच एजेंट को मार डाला है। सेसिल को इस बारे में पता है, लेकिन इसके पीछे हम हैं ये उसे अभी तक नहीं पता। एक एजेंट वापस आई है। एतोरे उसे कहता है उस लड़की से पूछताछ करो। हेडक्वार्टर में मतियो डियाना को इंट्रोगेट करता है और वो झूठी कहानी कहने लगती है कि पहली गोली उन लोगों ने चलाई थी, इसलिए डियाना को गोली चलाना पड़ा। फ्रेंच एजेंट मारा गया, जर्मन एजेंट भाग गया, और मेरे साथी ने उसके टेबल में से उस चीज को उठाया था जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे, और उसके बाद मेरे पार्टनर ने मुझ पर ही हमला करने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच गई और वो वहां से भाग निकला क्योंकि पुलिस आ रही थी। मतियो पूछता है आखिर लूका ऐसा क्यों करेगा। डियाना कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो किसी लड़की से मिला था और वो उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ जीने की प्लानिंग कर रहा था। अब ये सब सुनकर मतियो डियाना को जाने देता है, और डियाना ने जो अपने हाथ में गोली मारा था उसे ठीक कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फ्लैशबैक देखते हैं जहां दोनों बहनें अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पता चलता है कि उनके पेरेंट्स जिस फ्लाइट से आने वाले थे वो एरोप्लेन क्रैश कर गया और उसमें करीब 87 लोग मारे गए। ये खबर सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। ये समय था 9 साल पहले का। डियाना पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए खुद से चीजों को रिसर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला था। वो इस बारे में अपनी बहन सारा को भी बताती है। कहती है वो ब्लैक बॉक्स अभी भी स्टोरेज वेयरहाउस में होगा, और डियाना को लगता है यह हादसा कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक एयरलाइन एम्प्लॉय ने कोई धमाका होते हुए सुना था, लेकिन बाद में उसने अपने ही बात से पलट लिया और ब्लैक बॉक्स 16 घंटे से मिसिंग था, जो कि हर नियमों के खिलाफ है। सारा अपनी बहन को समझाने लगती है उस हादसे के बारे में भूल जाने के लिए, मगर डियाना इस चीज को इतनी आसानी से भूलने नहीं वाली थी। यहाँ प्रेजेंट में डियाना कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसकी बहन सारा उसे मिलने के लिए आई हुई थी, जो उसे कहती है कि वो इटली से शिफ्ट हो रही है। तभी डियाना बेहोश हो जाती है। रात के समय दोनों बाप बेटे घर पहुंचते हैं और मटियो बताने लगता है कि अभी भी एजेंट 301 मतलब के लूका का कोई अता पता नहीं चला, जल्द ही पता लगा लेंगे। जूलिया जो कि एडो की माँ है वो अपने बेटे से पूछने लगती है आखिर मीटिंग कैसी हुई। इधर डियाना को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी बहन उसके सामने बैठी हुई थी। डियाना यहाँ से जाना चाहती थी, मगर सारा उसे समझाते रहती है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। एडो जूलिया को बताने लगता है मीटिंग में क्या हुआ। पूछता है कि आखिर उसे क्या फैसला लेना चाहिए। जूलिया उसे समझाती है सेसिल अभी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि तुम्हारे और उसके शादी करने से हम दोनों का फायदा हो। मगर एडो कहने लगता है कि मैंटिकोर के लिए उसका विजन बाकियों से थोड़ा अलग है। उसके पापा पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो। सेसिल को फोन लगाओ। एडो पूछता है तो फिर आप उससे बोलेंगे क्या कि उसके एजेंट्स को हमारे एजेंट्स ने मारा। अब ये तो साफ है कि एडो मीटिंग में जो कुछ भी हुआ ये सबसे वो खुश नहीं था। डॉक्टर डियाना को बताते हैं कि उसे वर्टिगो नाम की बीमारी है, लेकिन डियाना को इस बीमारी के बारे में पहले से ही पता था। डॉक्टर उससे इलाज के बारे में बातें करते हैं, मगर डियाना को इलाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सारा से भी यही कहती है कि सब कुछ ठीक है। सारा समझ जाती है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है और पूछती है तुम्हारे पास बंदूक क्यों है, तुमने तो बोला कि तुम फाइनेंस में काम करती हो। यहाँ पता चलता है कि सारा आइसलैंड शिफ्ट हो रही है क्योंकि वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। दोनों बहनों के बीच झगड़ा होते रहता है, लेकिन सारा दूर जा रही थी तो दोनों बहनें थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। तभी पता चलता है कि उसे फ्रेंच एजेंट के बारे में कुछ पता चला है, इसलिए वो तुरंत चली जाती है। रास्ते में एक न्यूज भी आ रहा था जहां दिखाया जाता है कि यूके एम्बेसडर
डालिया की मौत हो गई है बम धमाके के वजह से। और ये हमने देखा था प्रियंका चोपड़ा वाले सिटाडेल में। इसके बाद उसी लोकेशन में वो पहुंचती है जहां पर वो उस एजेंट को ट्रैक कर रही थी और वहां उसे वो जर्मन एजेंट मिलता है। डायना उसे $20 मिलियन मांगती है और वो उससे उसके वेपन्स के बारे में बात करती है जिसके दोनों हिस्से उस जर्मन एजेंट के पास में है। एजेंट उसे कहता है कल सुबह मिलकर बात करते हैं। डियाना वहां से चली जाती है। 9 साल पहले डियाना को सारा के नंबर से फोन आता है, लेकिन उस पर कोई और ही आदमी फोन कर रहा था जो कि डियाना से बात करना चाहता है और बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। डियाना उसे देख लेती है और वो आदमी उसे कहता है क्या तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? मेरे से मिलने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए डियाना उस आदमी से मिलने के लिए पहुंचती है। उस आदमी का नाम होता है गैब्रियल, जो बताता है कि जिस लोगों ने फ्लाइट को क्रैश कराया था उन लोगों के लिए तुम्हारे मॉम डैड और बाकी पैसेंजर्स की मौत तो बस कोलैटरल डैमेज है। तुमने कभी जानी परिवार के बारे में सुना है? वो इस यूरोप के सबसे बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चर में से एक हैं, मगर उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मैं एक ऐसे एजेंसी से हूँ जो सालों से ऐसे कई लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है जो पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं, और तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है और टैलेंट भी है, इसलिए तुम्हें हमारे एजेंसी में आ जाना चाहिए। तुम अपने मॉम डैड का बदला भी ले पाओगी। प्रेजेंट में डियाना एडो से मिलने के लिए पहुंचती है और उसे बताती है कि मेरे पास वो हथियार का फ्रेंच हिस्सा है और मैंटिकोर इटली को बचाने का एक प्लान भी। डियाना गैब्रियल से पूछती है तुम हो कौन? गैब्रियल कहता है हम सिटाडेल से हैं। डियाना एडो को हथियार का फ्रेंच हिस्सा दे देती है और उसे कहती है बाकी का आधा हिस्सा जर्मन एजेंट के पास है जो भाग गया है। ये टेक्नोलॉजी सिटाडेल टेक्नोलॉजी है। वो पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता? डियाना बताती है उन्होंने ही कहा था कि वो दोनों इस पर 8 साल से काम कर रहे थे। एडो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ा खतरा उठाया है। तुम्हारा पार्टनर 301 कहाँ है? डियाना कुछ नहीं कहती और बताती है कि कल वो जर्मन एजेंट से मिलने वाली है और उनके हिसाब से फ्रेंच हिस्सा को खरीदना चाहते हैं, वो भी मैंटिक और फ्रांस को बिना बताए। सोचो अगर फ्रांस वाले को पता चल गया कि जर्मनी उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है तो क्या होगा। एडो समझ जाता है कि डियाना उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहती है। डियाना के बातों पर वो इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा था, मगर वो कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है एक नए सिरे से शुरुआत करने का। मैंटिकोर इटली की एक नई शुरुआत के लिए एडो एजेंसी में बदलाव ला सकता है जो उसके पापा नहीं ला सकते, और डियाना को ये एजेंसी छोड़ना है क्योंकि उसे समझ आ गया है ये एजेंसी वैसा नहीं है जैसे कि उसे बताया गया था। एडो डियाना का इंफॉर्मेशन देखने लगता है तो उसे बताया जाता है कि 2022 में डियाना एजेंसी ज्वाइन की थी और उसकी बहन भी है सारा और उसका पति है जॉर्जियो और उनके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं और एक ऑपरेशन के वजह से उस प्लेन को क्रैश करवा दिया गया था जिसमें डियाना के पेरेंट्स थे। इसके बाद वो उस हथियार के फ्रेंच हिस्से को स्कैन करने लगता है। सारा टीवी पर न्यूज देख रही थी जहां पर वो देखती है कि रोम में प्रधानमंत्री और कई लोगों की मीटिंग चल रही है जहां फायर आर्म्स रेगुलेशन के ऊपर किसी नए कानून के लिए डिस्कशन हो रहा था। फिर डियाना घर आती है और फिर दोनों बहनों का झगड़ा होने लगता है क्योंकि वो सारा को अपने काम के बारे में कुछ बताती ही नहीं। डियाना को तुरंत फ्लाइट पकड़ना था। सारा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। हथियार को स्कैन करने पर एडो को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो भी परेशान हो गया था। डियाना सारा को उसके घर छोड़ देती है और जैसी वो वहां से निकलती है देखती है कि एक व्हाइट कलर की टैक्सी उसको फॉलो कर रही थी। वो किसी तरह अपना पीछा उसे छुड़ा लेती है, लेकिन वो देखती है कि उस टैक्सी में उसकी बहन थी। एतोरे अपने बेटे से मिलने के लिए आता है और वो उसके फैसले के बारे में पूछता है, लेकिन एडो अपने डैड से कहने लगता है कि हमारे पीठ पीछे कोई सिटाडेल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। सेसिल बहुत चालाक है, लेकिन एतोरे कहता है कि ये तो हर एजेंसी का काम है, वो ऐसे ही काम करते हैं, सब कोई कुछ ना कुछ छुपाते ही हैं। एडो को भरोसा है कि सेसिल कुछ ना कुछ छुपा रही है और वो उसका पर्दाफाश करने के लिए कुछ समय मांगता है। एतोरे याद करता है कि उसका बड़ा बेटा एनरिको जिंदा होता तो उसे अपने बेटे को सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि छोटे बेटे को समझाने की जरूरत पड़ती है। एतोरे अपने बेटे को समझाता है कि इस डील के बाद तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, इसीलिए सोच समझकर फैसला लेना। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। डियाना सारा से कह रही होती है कि मुझे ये सबसे आगे बढ़ना है और वो अपनी बहन से कहती है कि उसे मिलान में एक जॉब मिल गई है, लेकिन वो जॉब क्या है इस बारे में वो सारा को नहीं बताती। फिर वो जाकर गैब्रियल से मिलती है और कहती है कि आपने जो मुझे ब्लैक बॉक्स की ट्रांसक्रिप्ट दी थी मैंने वो स्टडी की है, मगर उस सब के पीछे कौन है अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उस प्लेन क्रैश ने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। गैब्रियल कहता है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, हमारे बहुत सारे एजेंट्स भी उस प्लेन में थे, इसीलिए उस प्लेन पर हमला किया गया था। डियाना को सब कुछ जानना था सिटाडेल के बारे में।
जानी के बारे में। गैब्रियल दरवाजा को खोलने के लिए लॉक पर एक डिवाइस रखता है जो हम प्रेजेंट वाले सीन में डियाना के पास भी देखते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और वो सभी लोग एक अंडरग्राउंड जैसे जगह पर आते हैं। उस जगह पर जासूसों को ट्रेनिंग दी जाती है। डियाना पूछती है तो फिर बाकी लोग कहाँ हैं? गैब्रियल कहता है उनके बारे में तुम नहीं जान सकती और तुम्हारे बारे में वो भी कुछ नहीं जान सकते। गैब्रियल उसे कहता है जानी परिवार कुछ तो बना रहे हैं और वो डियाना को पता करना है कि वो है क्या। इसलिए पहले डियाना को उनकी एजेंसी ज्वाइन करनी होगी, मतलब कि मैंटिकोर, और उनका भरोसा जीतना होगा। प्रेजेंट में डियाना को उसकी बहन कॉल करती है, बताती है वो घर पहुंच गई। तभी सारा कुछ आवाज सुनती है लेकिन वो कहती है वो बस अलार्म था। इसके बाद डियाना एडो से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि हथियार के बारे में उसे फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना पता चला है कि फ्रेंच हिस्सा एक इंटरसेप्शन सिस्टम है जिसे माइक्रोस्कोपिक साइज का बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि ये हुआ कि फ्रांस कभी किसी का साथ नहीं चाहते थे, कभी किसी की मदद नहीं करना चाहते थे, वो तो सब पर कब्जा करना चाहते हैं। डियाना कहती है इसके बारे में जर्मन्स को पता चलना चाहिए। एडो उस हथियार का हिस्सा दे देता है और वो डियाना के बात से सहमत है कि मैंटिकोर को बदलना होगा, भले इसके लिए दो देशों में युद्ध ही क्यों ना हो जाए। डियाना उस जर्मन एजेंट से मिलने के लिए जा रही थी। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं डियाना खुद को ट्रेन कर रही थी लेकिन उसे ये ट्रेनिंग सहा नहीं जाता, मगर गैब्रियल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बस काम की बातें करते रहता है और कहने लगता है कि उनका मानना है कि वो प्लेन किसी मैकेनिकल कारण की वजह से फेल हुआ, लेकिन तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है। टॉर्चर करने को लेकर डियाना गैब्रियल पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, मगर वो कहने लगता है कि तुम किस पर गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहन के अलावा कौन बचा है? तुम उसे भी अकेला छोड़कर आ गई। डियाना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। गैब्रियल उसे यही तो दिखाना चाहता था कि वो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। वो अपना दिमाग खो बैठती है। वो डियाना को समझाता है कि तुम एक एजेंट बनने वाली हो और तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, वरना तुम पकड़ी जाओगी। डियाना जर्मन एजेंट से मिलने के लिए पहुंचती है और वो बंदूक लेकर आगे बढ़ती है, मगर वो एजेंट उस पर गोली चलाने लगता है। दोनों में गन फाइट होती है और एडो को कॉल करके वो बताती है कि जर्मन हमारे जाल में फंस गया है। इसके बाद वो सेसिल से बात करता है और वो उसे पूछती है तुम्हारा फैसला क्या है? एडो उसे बताने लगता है कि मेरे पास मेरा एक एम्प्लॉय आया था और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। सेसिल सोचती है कि नॉर्मल लाइफ को ये क्यों ही जीना चाहता है, अब बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? एडो सेसिल के डील के लिए नहीं मानता और वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। सेसिल इसे खुश नहीं थी। मटियो लुका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी कोई मैंटिकोर इटली का सिस्टम हैक कर लेता है। एतोरे अपने बेटे को बताता है कि सेसिल ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है, वो हमें मजबूर कर रही है। हमारे सारे एजेंट्स एक्सपोज हो गए हैं और वो कभी न कभी हमारे एजेंट्स को मार डालेंगे। मैंने इस बारे में तुम्हें सावधान किया था, इसलिए वो जा रहा था सेसिल से माफी मांगने के लिए और वो अपने बेटे से कहता है हो सकता है कि वो लोग मुझे देखते ही गोली मार दे। एडो अपने डैड से कहता है कि आप उन्हें बता देना कि आपको 301 मतलब कि लुका मिल गया है और उसने जर्मन एजेंट से वो वेपन खरीदा था। कह देना कि हमारे पास सबूत था, लेकिन सिस्टम हैक होने की वजह से वो सबूत डिस्ट्रॉय हो गया। एडो डायना को इस बारे में बता देता है कि फ्रांस अब हमारे सारे एजेंट्स पर हमला कर रहे हैं और वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे। लेकिन डियाना घबरा जाती है क्योंकि उसके घर पर उसकी बहन है। वो तुरंत सारा को कॉल करती है लेकिन सारा कॉल ही नहीं उठा रही थी। फ्लैशबैक में डियाना गैब्रियल के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और वो उसे किस तरीके से अपने इमोशंस पर काबू रखना है वो उसे सिखाता भी है। प्रेजेंट में एतोरे सेसिल से माफी मांगने के लिए जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों पर जासूसी की, लेकिन तुमने भी तो हमारे पीठ पीछे वो हथियार बनाया। सेसिल कहती है दहेज में वही तो तुम्हें देने वाली थी। अब तुम्हारे एजेंट्स तब तक मारे जाएंगे जब तक मुझे मेरा वो हथियार मिल नहीं जाता। पता चलता है 8 एजेंट्स मारे गए हैं और डियाना और लुका मिसिंग है और वो एतोरे से कहती है मुझे वो दोनों मेरे सामने चाहिए। डियाना जैसी अपने घर पहुंचती है उसे मारने के लिए फ्रांस के लोग पहुंच जाते हैं और उसकी बहन सारा घर पे नहीं थी, इसीलिए वो काफी टेंशन ले रही थी। ट्रेनिंग में पहली बार उसके कानों में झंझनाहट की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि तभी से उसे पता चल गया था कि उसे वर्टिगो है। प्रेजेंट में वो दवाई खाती है जो उसे गैब्रियल ने दिया था। सेसिल को पता चलता है इटली के सारे एजेंट्स मारे जा रहे हैं, जिससे कि एतोरे घबराने लगता है। इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि 301 ने शायद फ्रेंच हिस्सा उसी को दिया होगा जिसके पास वो हथियार का दूसरा हिस्सा ऑलरेडी होगा। वुल्फ गैंग तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम खुद उसे पूछ लेना इस बारे में। डियाना देखती है कि उसके घर से हमलावर जा चुके थे और उसके घर पर किसी का फोन आता है और उसकी बहन बताती है वो ठीक है। शाम के समय वो जाकर एडो और सारा से मिलती है और वो तीनों बैठकर बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं और वो सारा से बातें छुपाते हैं और बस इधर उधर की बातें करते हैं। एडो को उसके डैड का कॉल आता है जो वो चला जाता है बात करने और सारा अपनी बहन को समझाती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसे जाने
मत देना। फिर 8 साल पहले गैब्रियल बताने लगता है कि उसने सिटाडेल क्यों ज्वाइन किया। वो आगे बताता है सिटाडेल के वजूद में आने की वजह है स्पाई एजेंट्स, क्योंकि उनके वजह से दुनिया में जंग छिड़ गई थी। उन्होंने लीडर्स को मारना शुरू किया, विद्रोहियों को मारा। इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर एक एजेंसी बनाई जो ना किसी देश की सगी थी ना किसी इंसान की। उनके लिए उनके सिद्धांत सबसे ऊपर थे। डियाना काफी एक्साइटेड थी बंदूक चलाने को लेकर। जाने से पहले गैब्रियल डियाना को एक डिवाइस देता है, कहता है इसके जरिए हम एक दूसरे से बात करेंगे, बस तभी जब जरूरी हो। जाने से पहले वो उसे कहता है भूलना मत कि हम अच्छाई का साथ दे रहे हैं। इधर प्रेजेंट में एडो डियाना को बताने लगता है कि मैंने कुछ लोगों को भिजवाया है तुम्हारे घर पर साफ सफाई करवाने के लिए, और हम लोगों ने टोटल 12 एजेंट्स खोए हैं। वो पूछती है क्या मुझे अभी भी खतरा है। वो कहता है मुझे नहीं पता। सारा उन लोगों को देख रही थी, इसलिए वो दोनों बस दिखाने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं, मगर दोनों के बीच सच में अट्रैक्शन है ये तो क्लियर है। एतोरे मटियो और डियाना के इंट्रोगेशन को सुन रहा था और एतोरे को यकीन है डियाना झूठ बोल रही है। फिर 8 साल पहले डियाना एयरलाइन हेडक्वार्टर पहुंचती है और वहां से वो एक फाइल चुरा लेती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो फ्लाइट हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्या तुम ये फाइल को अकेले डिक्रिप्ट कर पाओगी। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मटियो था। डियाना उसे पूछती है क्या तुम सीक्रेट एजेंट हो। वो कहता है नहीं, लेकिन वो हादसा उन सीक्रेट एजेंट्स के वजह से ही हुआ था। अब तुम्हें सच पता है, क्या करोगी अब। डियाना कहती है मैं नहीं रुकूंगी। मटियो उसे कहता है तुम्हें एक एड्रेस मिलेगा, कल सुबह 9 बजे वहां पहुंच जाना। अगली सुबह वो मैंटिकोर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है और वहां पर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। वहां पर कई सारे और भी एजेंट्स थे और उनमें से एक डियाना का साथी लुका भी था। मटियो उन सभी को समझाता है कि यहाँ वो क्या काम करते हैं और उन सभी का मकसद क्या है। वो बता देता है और उन्हें समझाता है कि पूरी दुनिया को लगता है हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते और आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। तुम लोग किसी से बात नहीं करोगे, किसी पर भरोसा नहीं करोगे, और अगर किया तो ये हमें पता चल जाएगा। अब ये सब के बारे में वो गैब्रियल को बता देती है कि वो मैंटिकोर में घुस गई है और उसका प्लान क्या क्या है कि वो पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। सारा डियाना से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है मगर वो एक भी जवाब नहीं देती। कहती है मैं क्या काम करती हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। सारा कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। डियाना अपनी बहन को सुला देती है और फिर वो जियाडा नाम की औरत से मिलती है जो कि मैंटिकोर एजेंट है और वो डियाना के घर की साफ सफाई कर रही थी। एटोरे जूलिया से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है और अपने बेटे को वो बता देते हैं कि हम लोगों ने 12 एजेंट्स गवा दिए और सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन उन्हें पता है एडो के वजह से ही वो लोग बर्बाद होने से बच गए। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा है। सिसिल को समझ आ गया था कि वुल्फ गैंग उसे धोखा देने वाला है। एतोरे फिर भी चाहता है कि वो लोग सिसिल को अपने प्लान में शामिल करे, भले ही वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती है। एतोरे बस जंग नहीं चाहता था। वो बताता है कि आखिरी बार वो जर्मन एजेंट जिसका नाम वेबर था वो त्रपाणी में देखा गया है और उस एरिया को त्रिंगालीज कंट्रोल करते हैं और उस जर्मन एजेंट की जानकारी उनके विरोधी दल मैग्नानो से मिली है और वो हमें उस एजेंट का पता तभी बताएंगे जब हम लोग यहाँ से किसी अपने को वहाँ भेजेंगे। वो लोग अपने बेटे एडो से कहते हैं वहाँ जाने के लिए। एडो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके साथ में तो वो चाहता था कि एक टॉप एजेंट रहे। सारा को होश आता है और वो जानती है कि कल रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ था, मगर डियाना बात को छुपाते रहती है जिससे कि सारा गुस्सा हो जाती है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ डियाना गैब्रियल को बताती है कि उसे ऑपरेशन टीम में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन वो काफी टेंशन में थी। कहने लगती है कि जानी परिवार कुछ तो प्लान कर रही है और एंड्रिको इस मिशन को लीड कर रहा है। गैब्रियल उसे कहता है तुम हमें कोऑर्डिनेट्स भेज देना, बाकी हम लोग तैयार रहेंगे। इसके बाद देखते हैं कि डियाना और लुका और कुछ लोगों को लेकर एंड्रिको एक जगह जाने लगता है और वो डियाना से कह देता है कि हम लोग एक डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं और तुम्हें बस हमें बैकअप देना है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आती है और वो लोग रुक जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ से जो असली में सिटाडेल वाले होते हैं वो मैंटिकोर इटली पर हमला कर देते हैं, लेकिन सिटाडेल वाले डियाना पर हमला नहीं करते हैं। आखिर में सिटाडेल के लोग मारे जाते हैं और गोली चलना बंद हो जाती है। एनरिको, डियाना, लुका गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं और सिटाडेल एजेंट्स को मार गिराते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सिटाडेल को इस मिशन के बारे में कैसे पता चला। वो लोग देखते हैं कि उनका डिलीवरी वाला सामान सेफ था। इसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और सिटाडेल एजेंट्स को मरता हुआ देखकर डियाना काफी दुखी थी।
प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एडो से मिलने के लिए डियाना पहुंचती है और दोनों एक दूसरे के साथ जाने वाले थे त्रपानी, और वहां उस एजेंट को डायना पकड़ेगी। इलाके में पहुंचने के बाद एडो मैग्नानोस के चीफ से मिलता है और बताता है कि वो विदेशी एजेंट की लोकेशन हम लोगों ने ट्रैक की थी और उन लोगों ने एडो को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि वो उससे ये बता सके कि वो लोग जानी परिवार के मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मैग्नानोस उसके साथ बिजनेस डील भी करना चाहता है, जिसके लिए एडो मान जाता है। फिर जैसे ही वो ड्रिंक बनाने के लिए जाता है, एडोज मैग्नानोस के फोन से सारा डाटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है और वो बता देता है वेबर एक खाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है पुराने शहर में। डियाना बताए हुए जगह तक पहुंच जाती है और वो खाली बिल्डिंग में एंटर करती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बाहर दूर जाने का एक केबल दिखती है। डियाना वहां तक पहुंच जाती है और उसकी भनक वेबर को लग जाती है, जो भी वहीं छुपा हुआ था, और वो बंदूक लेकर तैयार हो जाता है। फिर वो डियाना पर गोली चलाने लगता है और दोनों के बीच में फाइट होती है, मगर आखिर में वेबर बाइक लेकर वहां से भाग निकलता है। डियाना भी उसका पीछा करती है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है और आखिर में डियाना उस जर्मन एजेंट वेबर को मार गिराती है। फिर उसके बॉडी को वो स्कैन करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। एडो को मैसेज करके वो बता देती है कि वेबर के पास हथियार तो नहीं था, और वो उसे मैसेज करता है प्लान बी। अब शाम के समय वो एडो से आकर मिलती है और मिशन में जो कुछ भी हुआ इस बारे में वो अपने डैड को बता देता है और कहता है वो ठीक है क्योंकि उसके साथ में एक टॉप एजेंट है, मगर उस जर्मन एजेंट के पास में हथियार का एक भी हिस्सा नहीं था। शायद उसने जर्मनी भेज दिया होगा। कॉल कट करने के बाद डियाना जाने लगती है, लेकिन एडो उसे कहने लगता है कि हम लोग यहीं रुकेंगे और एक साथ डिनर करेंगे। डियाना अपने कमरे में होती है, तभी वो अपनी बहन सारा को कॉल करती है। फ्लैशबैक में देखते हैं डियाना को सारा का कॉल आता है, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी और वो अपना सामान लेने के लिए घर आना चाहती थी, लेकिन डियाना मना करती है और तभी उसके सामने एक बम धमाका होता है, जिससे कि वो घबराने लगती है। यहाँ प्रेजेंट में सारा कॉल उठाती है और फ्लैशबैक में वो तुरंत गैब्रियल से मिलने के लिए जाती है और वो लोग टीवी में देखते हैं कि कैसे मैंटिकोर ने पियाजा डुओमो को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे कि वो सभी लोग हैरान थे। डियाना सोचती है कि अगर वो इसे रोक सकती तो वो पूरी कोशिश करती। अब उसे किसी भी तरह वहां से निकलना है क्योंकि वो जगह सही नहीं है। गैब्रियल उसे कहता है कि तुम्हें वहीं रुकना पड़ेगा। बताता है कि हम लोग एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जो एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देगा, लेकिन तब तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ प्रेजेंट में डियाना एडो के साथ ड्रिंक कर रही थी और वो उम्मीद करती है कि ये डियाना का आखिरी मिशन होगा, जैसे कि एडो ने उसे वादा किया था। वो उसे पूछता है तुम सबसे पहले क्या करोगी यहाँ से आजाद होने के बाद। डियाना कहती है मैं अपनी बहन को बताऊंगी कि मैं क्या काम करती थी। एडो उसे पूछता है कि तुम्हें तो मेरा बड़ा भाई याद होगा एनरिको, तो उसने अपने भाई से कहा था कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, लेकिन उसके बाद मैंने अपने भाई को खो दिया, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करती है। फिर वो लोग बातें करते हैं और तभी उनके सामने आतिशबाजी होने लगती है। डियाना उसे पूछती है कि अगर तुमने मैंटिकोर छोड़ा तो तुम क्या करोगे। अब वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एजेंसी वैसा नहीं है जैसे कि मेरे डैड ने मुझसे वादा किया था। डियाना उसे पूछती है तुम अगर होते तो क्या करते। वो कहता है मैं इस एजेंसी को ऐसे मुकाम तक लेकर जाता ताकि ये एजेंसी लोगों को गाइड करती, क्योंकि फिलहाल लोगों को एक लीडर की जरूरत है और ये सिटाडेल कभी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों देखते हैं सामने एक सेलिब्रेशन हो रहा था जहाँ वो लोग काफी मस्ती मजाक करने लगते हैं। दोनों वहां डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वर्टिगो की वजह से डियाना को फिर से सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में आती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह ईडो को पता चलता है कि डियाना ने खुद को बहुत पहले ही चेकआउट कर लिया। वो हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए और डॉक्टर उसे बताते हैं कि स्ट्रेस के वजह से तुम्हारा यह अटैक बढ़ गया था, मगर वो कहती है कल तो स्ट्रेस था भी नहीं, फिर यह कैसे हो गया। डॉक्टर पूछते हैं कोई तो रीजन होगा। एडो भी अपने घर आ चुका था और उसके पापा उसे बताते हैं कि सेसिल दोबारा हम पर भरोसा करने लगी है। वेबर के मरने के बाद एडो ये सब का सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता, क्योंकि इसमें डियाना का भी हाथ था। उसके डैड पूछते हैं तुम्हें लगता है कि उस लड़की को चूज करके तुमने सही डिसीजन लिया। एतोरे उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो जर्मन एजेंट नजर आ रहा था, मगर ये फेक वीडियो है, इसे बनाया गया था। वेपन का जर्मन हिस्सा उसके पास ही था जिसे वो कई समय से ढूंढ रहे थे, और एतोरे को पता था कि उसका बेटा उसे धोखा देने वाला था, जिसके बाद डियाना को जानी किडनैप कर लेते हैं। एतोरे अपने बेटे को डांटने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा। वेबर पहले ही मेरे कब्जे में था और सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे दे चुका था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर उसे तुम्हारा शिकार बनने पर मजबूर किया। एडो कहता है मैंने जो कुछ भी किया एजेंसी की भलाई के लिए किया और इसके लिए आपको अंधेरे में रखना जरूरी था। एडो अपने डैड को बताता है कि फ्रेंच हिस्सा जो आपके पास है वो नकली है। सेसिल को ये सब चाहिए था ताकि
वो सभी पर कंट्रोल कर सके। वो अपने डैड पर इल्जाम लगाने लगता है कि आपने इस एजेंसी के बारे में मुझे सिर्फ झूठ बोला है, आपने मुझे वहां भेजा मरने के लिए। डियाना को एक जेल में लाया जाता है और एटोरे गुस्से में अपने बेटे को एजेंसी से निकाल देता है। जेल में डियाना के लेंस को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और वो जियाडा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डियाना को यहीं सड़ने के लिए छोड़ देती है। एडो अपने माँ जूलिया से बात करने के लिए जाता है और उसकी माँ भी अपने बेटे से काफी नाराज थी कि उसने पीठ पीछे किसी एजेंट के साथ ये सारी चीजें करने की कोशिश की। एडो डियाना की तारीफ करने लगता है, कहता है कि उसने अपनी जान पर खेलकर इस एजेंसी को बचाने की कोशिश की। जूलिया पूछती है, लगता है उस लड़की ने तुम्हारा दिल जीत लिया है। कहानी जाती है 8 साल पहले और हम एडो सेसिल दोनों को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इटली, फ्रेंच और जर्मन एजेंसी के लोग मीटिंग के लिए आए होते हैं और सेसिल को उसकी मॉम मीटिंग में ले जाती है, लेकिन एडो को उसके डैड नहीं ले जाते। एडो जेल में जाकर डियाना से मिलता है और डियाना को यहाँ से बाहर निकलना था, मगर एडो उसे कहता है भरोसा रखने, मगर वो कहती है मुझे यहाँ लोग मार डालेंगे। डियाना उसे बताती है कि पास वाले सेल में जो कैदी है वो सिटाडेल एजेंट है और उसी एजेंट ने तुम्हारे भाई को मारा था। एडो से झूठ बोला गया था कि उसके भाई को मारने वाला एजेंट मर गया है, इसलिए गुस्से में वो इस बारे में मटियो से बात करता है, मगर वो कहता है मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। फिर वहाँ एटोरे आता है और बाप बेटे में झगड़ा होने लगता है। एडो अपने डैड से कहता है कि उन्हें बस हथियार का दूसरा हिस्सा पाकर कंट्रोल हासिल करना है। एटोरे कहता है कि अभी मैं कमजोर हूँ और मैं भला ऐसे सिचुएशन में जंग क्यों शुरू करने जाऊँ। उसका बेटा कहता है एजेंट 308 मतलब कि डियाना के पास एक आइडिया है, मगर फिर भी उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते, कहते हैं कि उस लड़की का मरना तय है, उसके बारे में भूल जाओ। फ्लैशबैक में देखते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद एटोरे बताता है मीटिंग सक्सेसफुल रहा। एडो हथियार खुद बनाता था, इसीलिए वो खुद प्रेजेंटेशन देना चाहता था। सभी लोग बाहर आकर एडो की तारीफ करने लगते हैं, भले ही उसी मीटिंग में ना बुलाया गया हो। फिर वो जाकर सेसिल से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसकी माँ चाहती है वो मीटिंग में उसके साथ ही रहे, क्योंकि उसकी माँ की हालत अभी ठीक नहीं है, तो आगे चलकर सेसिल को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। एडो उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहा था, लेकिन सेसिल उसे कहती है कि उसके लिए जरूरी है उसके माँ के सपने को पूरा करना और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये एजेंसी, इसीलिए वो एडो से ब्रेकअप करके चली जाती है। घर वापस आने के बाद एनरिको भी अपने छोटे भाई के लिए काफी खुश था कि मीटिंग में उसके भाई की बहुत तारीफ हुई, लेकिन वो तो सेसिल को लेकर टेंशन में था जो उसे छोड़कर चली गई। एनरिको अपने भाई को समझाता है कि खुद को संभालो, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंटिकोर है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो वही दिन था जब पियार्जो डूमो पर हमला हुआ और ये हमला करवाया था मैंटिकोर वालों ने खुद, जिसे देखकर एडो काफी ज्यादा भड़क पड़ता है और कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि एक कैथीड्रल को ब्लास्ट करना पड़ा। एटोरे कहता है कि हमें लोगों का ध्यान भटकाना था ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। हमें दुनिया भर के सिटाडेल एजेंट्स की लिस्ट मिल गई है, अब हम सिटाडेल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इसलिए हमें डाइवर्जन जरूरी था। एडो चिल्लाने लगता है कि हम लोग टेररिस्ट नहीं है कि बस डाइवर्जन के लिए कई लोगों को मार गिराए। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि पता है तुम बहुत साफ दिल के हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज वो लोग सिटाडेल हेडक्वार्टर जाने के लिए निकलने वाले थे और इस मिशन को लीड करेगा बड़ा भाई एनरिको। जूलिया को कुछ ठीक नहीं लगता और जाने से पहले वो अपने छोटे भाई से कहता है जाने से पहले मुझे गुड लक नहीं बोलोगे। एडो गुस्से में कहता है मुझे तुमसे कुछ बोलना ही नहीं है। इधर प्रेजेंट में एटोरे डियाना से मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है तुम चाहती क्या हो। डियाना बताती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मैंटिकोर फ्रांस के हवाले कर दें। एटोरे कहता है वहाँ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डियाना कहती है कि यहाँ भी तो वही होगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है। अगर मैं उस प्लान में कामयाब हो गई और फ्रांस से निकल आई तो शायद मेरा जो भी इमेज है आपके नजर में वो चेंज हो जाएगा। वो बताती है कि उसके पास पहले से ही हथियार का जर्मनी हिस्सा था और फ्रेंच वाला हिस्सा डियाना खुद फ्रेंच के हेडक्वार्टर से जाकर ला सकती है। इस बारे में वो अपनी पत्नी जूलिया को बताता है, कहता है कि अगर हम लोग इस प्लान में कामयाब हो गए तो पूरे यूरोप को हम कंट्रोल करेंगे। और फिर से वो अपने बेटे को वापस एजेंसी में लाना चाहता था, क्योंकि उसने जो एक मास्टर की बनाया है वो बायोमेट्रिक से चलता है, जिसके लिए उन्हें एडो की जरूरत पड़ेगी और अपने बेटे को इस मिशन में शामिल करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसके बाद एक फिर से सीक्रेट मीटिंग होती है और इटली, जर्मन और फ्रांस की तरफ से लोग बातें कर रहे थे और एटोरे कहने लगता है कि 8 साल पहले हम तीनों ने एक अलायंस बनाया, लगा था साथ में काम करेंगे, लेकिन अब ये दरार मुश्किल पैदा कर रही है। एक दूसरे पर हम शक करने लगे हैं, इसीलिए अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। वो चाहता है कि हथियार का वो हिस्सा वो लोग अपने पास में डिवाइड कर ले ताकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल ना कर सके। वो सेसिल से कहता है
कि मैं तुम्हें वो एजेंट भी दूंगा जिसने तुम्हारे एजेंट को मारा। हमें अपने आपसी रंजिश को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सेसिल पूछती है बदले में तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। एटोरे कहता है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो बस चाहता है कि वो तीनों आपस में लड़ना बंद करें, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। एटोरे उन दोनों से पूछता है फिर तुम दोनों मुझे हथियार के बारे में बताओ कि अगर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद एटोरे वुल्फ गैंग से अकेले में बात करता है और उसे कहता है कि उस हथियार का फ्रेंच हिस्सा जो तुम्हारे पास है वो नकली है। सेसिल तुम्हें धोखा दे रही है, जिससे कि वुल्फ गैंग भी हैरान हो गया था। इधर डियाना को जेल से निकाल लिया जाता है और एटोरे अपने बेटे से मिलता है, जो पूछता है कि क्या तुम अभी भी इस मिशन में जाना चाहते हो। एडो तैयार था। एटोरे अपने बेटे से कहता है कुछ भी हो जाए मेरे से दोबारा झूठ मत बोलना। वो अपने डैड से कहता है आप भी नहीं। फिलहाल हमें पता लगाना होगा कि वो सभी डियाना को फ्रेंच हेडक्वार्टर के अंदर भेजेंगे कैसे। एटोरे अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें इस मिशन में कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं होगा। कहानी जाती है 8 साल पहले, पियाजा डुओमो के हादसे वाले दिन, जब बड़ा बेटा एंड्रिको मिशन पर गया हुआ था तो उसी मिशन में वो मारा गया था। पूरा परिवार टूट जाता है और एटोरे मटियो से पूछता है कि ये किसने किया। प्रेजेंट में एडो डियाना से मिलता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और मैं तुम्हें इस मिशन में जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम फ्रांस जाने के लिए निकल जाती है और एडो सभी को स्पीच दे रहा होता है उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए, और उसे पूरा भरोसा है कि डियाना के वजह से उनकी जीत जरूर होगी और उन्हें हमेशा जीतना ही होगा, क्योंकि मैंटिकोर को बचाना है तो उन्हें खतरा तो उठाना ही होगा। कहानी जाती है 8 साल पहले। देखते हैं कि डियाना और कुछ मैंटिकोर एजेंट किसी मिशन के लिए जा रहे थे। एनरिको देखता है कि डायना थोड़ी टेंशन में लग रही थी, मगर वो उसे कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हमें सिटाडेल के सारे एजेंट्स का पता चल चुका है और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया से उनका नाम और निशान मिट जाएगा, जिससे कि वो थोड़ी टेंशन में आने लगती है। अब प्रेजेंट में सभी लोग फ्रांस पहुंच गए थे और सबसे पहले उनसे बंदूकें ले ली जाती है। रास्ते में डियाना याद करने लगती है कि कैसे 8 साल पहले एनरिको के साथ वो गई हुई थी सिटाडेल इटली हेडक्वार्टर में सारे एजेंट्स को मारने के लिए। वहाँ पूरी टीम पहुंचती है मैंटिकोर फ्रांस हेडक्वार्टर में, और वो लोग एजेंट 308 मतलब के डियाना को फ्रांस को सौंपने के लिए आए थे। पहले उसकी चेकिंग होती है, फिर वहाँ पर सेसिल भी पहुँच जाती है, जो एडो को यहाँ पर देखकर खुश थी और उसे थैंक यू कहती है उस हत्यारे मतलब के डियाना को लाने के लिए जिसने कि उसके एक एजेंट को मारा था। सेसिल उसे बताती है कि अब इटली के ऊपर से सारा रिस्ट्रिक्शंस जो लगाया गया था वो अब हट जाएगा और वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर वो उसे वेपन का फ्रेंच हिस्सा दे देता है और फिर वो चला जाता है। डियाना के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे लाया जाता है और अपने एसोसिएट से बात करते हुए सेसिल कहने लगती है कि अगर हथियार का दोनों हिस्सा मेरे पास आ जाए तो उसके बाद सारा कंट्रोल मैं ले लूंगी और इटली के ऊपर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाऊंगी और वुल्फ गैंग को उसकी औकात दिखाऊंगी। मतलब कि वो अभी भी सभी को धोखा देने के बारे में सोच रही थी। तभी डियाना उसे बताने लगती है कि जानी तुम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें यहाँ से जाने मत देना। अब ये सुनने के बाद वो डियाना से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि एडो तुम्हें धोखा दे रहा है। उन्हें पता है कि तुम्हारे पास जो हथियार का हिस्सा है वो नकली है और हथियार बनाने का टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है। इस बारे में उन्हें मीटिंग से पहले पता था और वुल्फ गैंग को भी पता है। सेसिल उसे पूछती है तुम आखिर मुझे ये सब क्यों बता रही हो। डियाना कहती है मुझे आजाद होना है, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहती हूँ। लेकिन वो डियाना को गद्दार कहती है और डियाना बताती है कि भले ही मैं गद्दार हूँ लेकिन मैं तुम्हारे दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। फिर 8 साल पहले देखते हैं कि जब सारे एजेंट सिटाडेल हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं वो सभी वहां के सारे एजेंट्स को मारने लगते हैं, मगर एक धमाका होता है जिससे कि डियाना भी बेहोश हो जाती है। लुका उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठती। कुछ समय के बाद उसे होश आता है और इधर प्रेजेंट में एडो और बाकी सभी इटली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना हथियार सब ले लेते हैं, मगर वेपन्स लेने से पहले उन्हें फिर से रोक दिया जाता है और उन्हें वापस से गाड़ी में बैठने को कहा जाता है। एडो अपने लोगों से कहने लगता है जैसे वो बोल रहे हैं वैसा ही करो। 8 साल पहले डियाना को अंदर में एक सिटाडेल एजेंट एंड्रिया मिलता है और वो उसे बताती है कि वो असली में सिटाडेल की एजेंट है, मतलब कि वो यहाँ डबल एजेंट का काम कर रही है। डियाना उसे बंदूक देती है और वो एजेंट बताता है कि हमें यहाँ सब कुछ बर्बाद करना होगा। एंड्रिया बताता है कि वो सभी लोग एक हथियार पर काम कर रहे थे, ऐसे हथियार को खत्म करना है,
इससे पहले कि दुश्मनों के हाथ ये लग जाए। एडो को सेसिल के ऑफिस में लाया जाता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी एजेंट से मिली, मगर वो कहता है कि वो मेरी एजेंट नहीं है, वो अब तुम्हारी कैदी है। सेसिल उसे पूछ लेती है कि वुल्फ गैंग को हमारे बारे में बताकर तुम जंग शुरू करना चाहते हो। एडो उसे कहता है कि जंग तो तुम शुरू करना चाहती हो। फिर बहुत चालाकी से वो वहाँ हेडक्वार्टर के सारे सिस्टम को डिसेबल कर देता है, जिससे कि उसके टीम मेंबर्स अंदर सारे फ्रांस एजेंट्स को मारकर सर्वर रूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो लोग हथियार निकाल लेते हैं जो दिखता तो कुछ और है मगर है तो वो बहुत बड़ा हथियार, और वो स्कैन में पकड़ा नहीं जाता। हॉलवे में सभी लोग मैंटिकोर फ्रांस एजेंट को मारने लगते हैं और एडो सेसिल के हाथ पे लगे हुए डिवाइस को भी खराब कर देता है। वो भी सोचने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है, ये सब बंद करो, मगर वो मना करता है, इसीलिए सभी लोग उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेते हैं। मगर वो कहता है कि मुझे मारने से ये सब रुकेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एडो के वजह से फ्रेंच एजेंट्स लिफ्ट में फंस जाते हैं और कोई भी दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सेसिल सभी लोगों से कहती है एडो को जेल में बंद कर देने के लिए, और उसे डर है कि इटली एजेंट्स कभी भी यहाँ उसे मारने के लिए पहुंच जाएंगे। एसोसिएट कहती है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और वो खुद को और सेसिल को एक मजबूत दीवार के बीच में लॉक कर लेती है। मगर सेसिल को यहाँ से जाना था, लेकिन जब वो दीवार को खोलने की कोशिश करती है तो वो खुलता ही नहीं। एडो दोनों एजेंट्स को मार गिराता है और फिर वो अपने हथियार निकालता है और अपनी उंगलियों को टैप करके दरवाजे को खोलने लगता है, और वो जा रहा था डियाना को बचाने के लिए। 8 साल पहले मैंटिकोर एजेंट्स अंदर आ जाते हैं और डियाना पर गोली नहीं चलाते, मगर वो एंड्रिया को गोली मार देते हैं। मगर उससे पहले सिटाडेल वालों ने हथियार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं आखिरकार एडो डियाना को बचा लेता है और वो दोनों वहां से निकलते हैं हथियार के फ्रेंच हिस्से को ढूंढने के लिए, और आखिर में वो दोनों कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक में एनरिको डियाना से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या था, और जितना भी हथियार डिस्ट्रॉय हो गया था बाकी बचा हथियार वो बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते थे। डियाना उसके गर्दन पे EE लिखा हुआ टैटू देखती है, और वैसा ही टैटू एडो के गर्दन के पीछे भी था, जो कि हथियार के फ्रेंच हिस्से को ढूंढ लेता है। बंदूक उठाकर डियाना एनरिको को गोली मार देती है, और यहाँ एडो पर वो गोली चलाती है, मगर वो सामने एक एजेंट को मार गिराती है जो उन्हें मार डालने वाला था। यहाँ मैंटिकोर एजेंट्स को लगता है शायद एंड्रिया ने एनरिको को मार डाला होगा। ये खबर सुनकर पूरा परिवार टूट पड़ता है। यहाँ प्रेजेंट में सभी लोग मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस इटली जाने के लिए निकल जाते हैं। एडो अपनी टीम पर काफी प्राउड फील कर रहा था। उनके वहां से जाने के बाद ऑफिस में दीवार अपने आप खुल जाता है और सेसिल अपने डिवाइस में देखती है डाटा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मतलब कि एडो खुद ये सब करना चाहता था, वो प्लान बना कर आया था, उसे वो फ्रेंच हिस्सा चाहिए था। एडो मटियो को वो फ्रेंच हिस्सा दे देता है और कहता है कि मेरे डैड को ले जाकर दे देना। एडो अपने डैड से बात करता है और कहता है कि वो कल उनसे मिलने के लिए आएगा। डियाना वहां पर आती है और फिर डियाना और ईडो कमरे में जाकर इंटीमेट होते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में गैब्रियल डियाना को बताता है कि सिटाडेल खत्म हो चुका है, तुम्हारा नाम हमारे डाटाबेस में नहीं है और कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और कोई नहीं पता लगा पाएगा कि तुम हमारे लिए काम करती हो। अगर तुम ये मैसेज सुन रही हो मतलब कि मैं भी मर चुका हूँ। तभी उसकी बहन सारा का मैसेज आता है जो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम होता है अडेल। यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं डियाना एडो से कहने लगती है कि वो यहाँ से निकलना चाहती है, वो अपने इस काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। एडो उसे भरोसा दिलाता है कि बदलाव आएगा, हमारे पास हथियार का दोनों हिस्सा है और अब मैंटिकोर अपने हिसाब से बदल सकता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने डायना को $20 मिलियन भी दिया है जिससे कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है, और डाटाबेस से उसका नाम भी डिलीट कर दिया गया है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। अब डियाना आजाद है जैसा कि वो चाहती थी, मगर एडो उसे समझाने लगता है कि तुम रुक भी सकती हो क्योंकि इस बार हमें दुनिया बदलने का मौका मिला है, फिर तुम चली जाना। 8 साल पहले मटियो मिशन से वापस लौटने के बाद अपनी टीम से कहने लगता है कि हमें क्या हाथ लगा है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ डियाना के पास फ्रेंच हिस्सा था और वो सोच रही थी कि आखिर वो इसका क्या करेगी। 8 साल पहले फ्लैशबैक में देखते हैं डियाना एक वॉइस रिकॉर्ड करती है और उसमें बताती है कि वो असली में सिटाडेल एजेंट है, लेकिन वो मैंटिकोर एजेंट के तौर पर काम कर रही है। सिटाडेल जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी वो अब मैंटिकोर के हाथ लग गई है। वो उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता वो कामयाब हुई कि नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिटाडेल एजेंट्स में सिर्फ वही अब अकेले बची है और कोई नहीं है। वो कहती है कोई और जिंदा हो तो प्लीज जवाब देना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि
और 5 महीने गुजर गए थे। डियाना अपनी बहन से मिलने के लिए आती है। पता चलता है कि सारा अब ये घर बेच रही है। सारा उसे कह देती है कि जब तुम चाहो तुम हमारे पास रहने के लिए आ सकती हो। तुम्हारी एडो से कुछ बात हुई? डियाना कहती है नहीं, लेकिन अब सारा खुश है कि डियाना वो काम छोड़ चुकी है और जो कुछ भी हुआ था दोनों बहनों के बीच उसके लिए दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। दोनों बहनें काफी इमोशनल थे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स वाले घर को बेच रहे थे और सोचते हैं आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। वो फिर से वॉइस रिकॉर्ड करती है और बताती है कि मैंटिकोर में क्या क्या हो रहा है। तभी उसका फोन बजता है और उसके दरवाजे पर कोई आता है। बंदूक लेकर वो आगे बढ़ती है और देखती है ये तो एडो था जो कि डियाना से मिलने के लिए आया था और दोनों पहली बार वहीं मिल रहे थे। वो बस डियाना से जानना चाहता था कि आखिर मिशन में हुआ क्या था। तो वो बताती है कि तुम्हारा भाई डिस्ट्रैक्ट हो गया था और सिटाडेल के एक एजेंट ने गोली मार दिया। तुम्हारे भाई को अच्छे से मैं जानती तो नहीं थी, लेकिन वो काफी अच्छे लीडर थे। अब वापस से प्रेजेंट में मतलब 2030 में फिर से तीनों देश मीटिंग के लिए मिलते हैं और इस बार सभी का चेहरा उतरा हुआ था। मीटिंग में एडो हथियार को नया नाम देता है जुपिटर और कहता है कि इस हथियार के वजह से वो पूरे यूरोप में राज करेंगे। वाटर सप्लाई के जरिए किसी के घर में इसे हम भेज पाएंगे। पहला टेस्ट जल्दी शुरू होगा, जैसा रिजल्ट होगा वैसा ही प्रोडक्शन होगा और हम इसे और अलग अलग देशों में भी भेजना शुरू करेंगे। वुल्फ गैंग पूछता है कि वो हथियार तो अब तुम्हारे पास है, हमारा क्या होगा? एडो बताता है कि यूरोपियन काउंसिल ने डिसाइड किया है कि वो हथियार सिर्फ एक का नहीं बल्कि सभी यूरोपियन कंट्री का होगा, बस एक शर्त पर, रिजर्व की जांच मैंटिकोर इटली का होगा। रोज हमें करोड़ों की तादाद में डाटा हासिल होगा। हथियार में एक थर्ड एलिमेंट भी जोड़ा गया है और कुछ समय में हथियार तैयार हो जाएगा। अब सभी लोग अपनी सहमति दिखा देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद एटोरे एडो से हथियार के थर्ड एलिमेंट के बारे में बात करता है। पता चलता है इससे मासूमों की जान नहीं जाएगी, बस वो अपने टारगेट्स को मार पाएंगे। डियाना गैब्रियल के कहे गए बातों को याद करती है कि भले ही दुश्मन के बीच में वो अकेली है, लेकिन उसे अपना काम करते रहना होगा। जिसके बाद वो टैबलेट को तोड़ देती है और अपने घर से निकलती है और जाती है एडो से मिलने के लिए। एडो उसे देखकर चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैंने वो सब कुछ दिया, अब क्यों आई हो? वो इसीलिए गुस्सा था क्योंकि डियाना बिना कुछ बोले गायब हो गई थी। डियाना उसे कहती है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीने का दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तो अपनी जिंदगी से कुछ और चाहिए था। इसके बाद वो दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। डियाना बताने लगती है कि वो चाहती है कि इस दुनिया को वो सबसे सुरक्षित जगह बनाए। एडो उसे बताने लगता है मैंटिकोर वालों ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा क्योंकि एक सिटाडेल एजेंट उस फ्लाइट में था और हमारे एजेंट ने उस फ्लाइट को ब्लास्ट किया था। 8 साल पहले देखते हैं डियाना एडो पर नजर रखी हुई थी जब पूरा परिवार अपने बड़े बेटे के फ्यूनरल में गया हुआ था। प्रेजेंट में एटोरे अपने बेटे एडो को फोन लगा रहा था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ बिजी है। एडो डियाना को बताने लगता है कि इस वेपन के वजह से हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी वक्त। वेपन का फ्रेंच हिस्सा एक माइक्रोस्कोपिक इंटरसेप्शन सिस्टम है जिसे जर्मन हिस्से में डाला जाए, जो एक बायोटेक कॉम्पोनेंट है। इसे इंसान के शरीर में इम्प्लांट करने के लिए बनाया गया था और इस हथियार के बनने के बाद उन्हें अब लोगों के फोन को टैप या फिर किसी के कंप्यूटर को हैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस इंसान से ही उन्हें ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वजह से दुनिया में शांति और अमन कायम कर पाएंगे और वो दुनिया बना पाएंगे जिनका उन लोगों ने सपना देखा था। अगर उन्हें किसी को मारना होगा तो सिर्फ एक बटन दबाना है और उस इंसान की नेचुरल डेथ हो जाएगी। एडो को डियाना का वो डिवाइस मिल जाता है जो उसे गैब्रियल ने दिया था। डियाना उसे झूठ बोलती है ये मेरे पुराने घर का है, पुरानी यादें जुड़ी हुई है। इसके बाद वो अपने डैड से आकर मिलता है और वहां पर भी वो डियाना की तारीफ करने लगता है। कहता है कि आज मैं जिंदा हूँ तो उसके वजह से। उसके डैड पूछते हैं कल रात तुम उसी के साथ थे क्या? वो कहता है आप आदत डाल लीजिए, मैंने उस जुपिटर हथियार के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। एटोरे उसे डांटता है कि तुमने बस उसे ऐसे ही सब कुछ बता दिया। वो फिर से डियाना से मिलता है और उसे एक केस देता है। कहता है कि इसमें जुपिटर के 10 मिलियन पार्टिकल्स हैं और ये जुपिटर का पहला टेस्ट है। इनमें से सारे नहीं, बस कुछ पार्टिकल्स ही इंसानों तक पहुंच पाएंगे और इसमें पार्टिकल्स को एक्टिवेट करने का कोड है। उसे तुम्हें याद करना है फिर डिस्ट्रॉय कर देना है। जूलिया अपने पति को समझा रही होती है कि अगर एडो ऐसे नाजुक हालत में उस लड़की के साथ है तो शायद हमें दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन एटोरे को तो वो डियाना पसंद ही नहीं है। जूलिया कहती है वो तो स्पाई है, वो अपनी फीलिंग्स छुपाना जानती है, मगर एटोरे को लगता है कि डियाना उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही है और वो उनके बेटे के कान भरती होगी। जूलिया कहती है वो तो मैं भी करती थी। एटोरे कहता है तुम इस परिवार के हिस्सा हो। वो कहती है वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा बेटा
पेरिस से वापस लौट आया। वो अभी जिंदा है। एटोरे हथियार में थर्ड एलिमेंट को लेकर कुछ टेस्ट कर रहा था जिसमें वो कामयाब भी होता है और इस बारे में वो अपने डैड को बताता है। उसके डैड काफी प्राउड फील करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम उस एजेंट के साथ जश्न मनाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो मैं भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं भी उसे एजेंट को अब नंबर से ना बुलाकर डियाना बुलाऊंगा। एडो खुश हो जाता है। एटोरे उसके साथ काम करने की बात रखता है मगर उसका बेटा कहता है एक शर्त पर, डियाना को मैंटिकोर इटली का मैनेजर बनाना होगा। बहुत सोचने के बाद एटोरे मान जाता है। उसके बाद वो मटियो को कॉल लगाता है और उससे कहता है एजेंट 308 मतलब कि डियाना के कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर दो। जूलिया ये सब कुछ सुन लेती है और अपने पति से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। एटोरे अपने पत्नी से कहता है बेटे के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया है, तुम ठीक से देख नहीं पा रही हो। डियाना को देखते हैं जो मेटियो के साथ एक वाटर टावर के पास पहुंच जाती है। जूलिया अपने बेटे से बात करती है, कहती है मैंने तुम्हारे डैड को मनाने की बहुत कोशिश की, अब हम उस लड़की को नहीं बचा सकते। एडो घबरा जाता है और मटियो को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। डियाना एक्टिवेशन कोड डालती है और जुपिटर को पानी में डाल देती है जो पानी में जाते ही घुल जाएगा। घर पर बाप बेटे सोच रहे थे कि पहले टेस्ट का असर कितने लोगों में देखने को मिलेगा। देखते हैं पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं मगर तभी मटियो बंदूक निकाल लेता है, इसलिए डियाना उसे लड़ने लगती है। दोनों के बीच फाइट होती है और इधर एडो बताता है कि उसने थर्ड एलिमेंट का पहला प्रोटोटाइप बना लिया और ये काम एक ग्लास पानी पीने जितना आसान था। एटोरे हैरान हो गया था क्योंकि उसने अभी अभी पानी पिया। एक बटन दबाकर वो अपने डैड को ही मार देना चाहता था क्योंकि जुपिटर पार्टिकल अब एटोरे के शरीर के अंदर है। एटोरे अपने बेटे को समझाता है कि उस लड़की पर भरोसा मत करो, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मटियो डियाना को पानी में डुबोकर मार रहा था। एडो अपने डैड से कहता है मटियो को रोकिए वरना मैं बटन दबा दूंगा, मगर फिर भी उसके डैड नहीं मानते और अपने बेटे से कहते हैं तुम एक जानी हो, तुम्हें मुश्किल फैसले लेने आने चाहिए, तुम मेरे जैसे ही हो। एडो कहता है मैं बिल्कुल आप जैसा नहीं हूँ और वो बटन दबा देता है जिससे कि उसके डैड मर जाते हैं। इधर पानी के अंदर देखते हैं डियाना मटियो को मार देती है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है सारे एजेंट्स भी मरे हुए थे जिससे वो शॉक हो जाती है और तभी उसके सामने गैब्रियल आता है जिसे देखकर वो भी हैरान थी और खुश भी थी। और इसी के साथ सिटाडेल डियाना सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।